हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT की कक्षा 10 का विज्ञान विषय। इसका पहला अध्याय आज हम शुरू करेंगे। कौन सा है पहला अध्याय? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके सबसे पहले भाग में हम रासायनिक समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती है और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, किस तरह से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, ये सब बातें हम इस भाग में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने दैनिक जीवन की कुछ परिस्थितियों पर विचार करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हम कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए लोहे के तवे या कील को हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। इसके अलावा और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन को पकाया जाता है और क्या करता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है। इसी प्रकार हम सांस लेते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि जो प्रारंभिक वस्तु है उसकी प्रकृति और पहचान जो है वो बाद में बदल जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन इनमें हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी परिस्थितियां हैं इनके अंदर क्या हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर संपन्न हो रही है। क्या होती है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं? हम कह सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है उसको समझेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करेंगे और ये क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं इसमें हम आग का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, शिक्षक का सहयोग यहाँ पर लेना है और सुरक्षा के लिए जो बच्चा इस क्रियाकलाप को कर रहा है तो आंखों पर हमें क्या करना है, चश्मा पहन लेना है। क्या करेंगे इस क्रियाकलाप में, हम 3 से 4 सेंटीमीटर का लंबा एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और उसे हम अच्छी तरह से रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक बर्नर की सहायता से इस मैग्नीशियम रिबन को हमें दहन करना है। तो हम चिमटे से इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे और बर्नर में हम क्या करेंगे, इसको जलाएंगे और जब इसके दहन से राख उत्पन्न होगी उसे क्या करना है, हमें वाच ग्लास में इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को जब हम दहन कर रहे हैं तो हमारी आंखों को यथासंभव दूर रखना है, वरना क्या होगा, हमें हानि पहुंच सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। जो मैग्नीशियम का रिबन है ये चमकदार श्वेत लोह के साथ में जलता है और जब राख बनेगी तो क्या होगा, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो चूर्ण है ये किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हो रही है और किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर होता है। हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई है। एक और क्रियाकलाप कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लेंगे और इसके अंदर क्या मिला देंगे, हम पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देंगे। तो ये जो लेड नाइट्रेट है ये क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर पीले रंग के लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। ये जो लेड आयोडाइड है ये जल में अघुलनशील होता है। कैसे रंग का है, ये पीले रंग का होता है। तो यहाँ पर भी रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है। अब एक और क्रियाकलाप करके हम इन रासायनिक परिवर्तनों को अच्छे से समझेंगे। क्या करना है, हमें यहाँ पर एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है। इस तरह का हमने एक शंक्वाकार फ्लास्क ले लिया है और इसके अंदर हम थोड़े से दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देंगे। अब क्या मिलाएंगे, इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। बच्चों, इस अम्ल का इस्तेमाल हमें सावधानी से करना है, यदि हमारी त्वचा पर गिर जाएगा तो क्या होगा, हमारी त्वचा जल सकती है। तो इसीलिए इस प्रयोग में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। क्या किया है बच्चों, हमने यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर हमने थोड़ा सा दानेदार जिंक लिया है और इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया है। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ पर होता है और इस सभी क्रिया में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसीलिए जो फ्लास्क है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो बच्चों, ये जो भी क्रियाकलाप हमने किए इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया
हो रही है तो कुछ परिवर्तन इसमें होते हैं। तो ये जो भी परिवर्तन है इनमें से कोई एक परिवर्तन या फिर एक से अधिक परिवर्तन भी हमें दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं? जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसके अलावा रंग में परिवर्तन हो सकता है, या फिर किसी गैस का निकास यानी कि उत्सर्जन यहाँ पर होता है, और इसके अलावा तापमान में भी परिवर्तन होता है। जब भी कोई अभिक्रिया हो रही है तो हो सकता है कि तापमान बढ़ जाए या तापमान कम हो जाए। तो इन परिवर्तनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं तो इसे हम प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या होते हैं रासायनिक समीकरण? किस तरह से अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त करते हैं उसको समझते हैं। तो बच्चों, यदि हम इस अभिक्रिया को देखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के रिबन का दहन हो रहा है, तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर होता है। तो अभिक्रिया को जब हम शब्दों के रूप में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? हम इसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का यदि हम शब्द समीकरण लिखें तो क्या लिखेंगे हम? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उसके नीचे हमने क्या लिखा है? अभिकारक। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसे हमने क्या लिखा है? उत्पाद लिखा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया के अंदर जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और अभिक्रिया होने के बाद में जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हैं? ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? हम इन्हें अभिकारक कहते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? इसे हम उत्पाद कहते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो जब हम इन समीकरण को व्यक्त करते हैं तो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच में एक तीर का निशान लगाकर हम दर्शाते हैं। अभिक्रिया में हमने इस तरह से तीर का निशान लगाया था, इस तरफ हमने अभिकारक लिखे थे और इस तरफ हमने क्या लिखा था? उत्पाद लिखा था। तो ये जो तीर का निशान है इसका सिरा किस ओर होगा? उत्पाद की ओर होता है। और ये सिरा क्या बताता है? अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है। जो भी अभिकारक हम इस अभिक्रिया में लिखते हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं? योग का चिन्ह लगाते हैं और उन्हें किस ओर लिखते हैं? बाईं और लेफ्ट हैंड साइड में हम इन्हें लिखते हैं। और जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनके बीच में भी हम क्या करते हैं? योग का चिन्ह लगाते हैं और उन्हें कहाँ लिखेंगे हम? दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड में उन्हें हम लिखते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उन्हें हम संतुलित रूप में लिखते हैं। किस प्रकार से इन्हें हम संतुलित करते हैं और इनको संतुलित करने का क्या महत्व होता है उसको समझेंगे। तो जब हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो सूत्रों के माध्यम से हम इस समीकरण को दर्शाएंगे। जैसे कि हम वही अभिक्रिया ले रहे हैं कि मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं और यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जब हम सूत्रों के रूप में हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? Mg+O2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? MgO बना रहे हैं। अब इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों की परमाणु की संख्या जो है वो समान नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, जबकि जो उत्पाद वाली साइड है उस तरफ ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि द्रव्यमान जो है वो दोनों तरफ का वो बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण, स्केलेटल समीकरण कहते हैं। अब ये जो स्केलेटल समीकरण होती है, कंकाली समीकरण होती है, इसे हमें संतुलित करना आवश्यक होता है। क्यों संतुलित करते हैं हम? क्योंकि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अंदर द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। यानी कि द्रव्यमान जो है वो अभिक्रिया से पहले भी उतना ही होगा और अभिक्रिया के बाद में भी उतना ही रहेगा। यानी कि क्या कहेंगे हम? कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो है वो समान रहती है अभिक्रिया होने से पहले भी और अभिक्रिया होने के बाद भी। द्रव्यमान ना तो यहाँ पर बन रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो कंकाली समीकरण होती है इनको संतुलित करना आवश्यक होता है। अब किस तरह से इन्हें संतुलित
किया जाता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम एक अभिक्रिया ले रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया ली हमने कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण यहाँ पर होता है। सूत्र के रूप में हम देखें तो लिखेंगे हम कि Zn प्लस H2SO4 ये मिलकर क्या बनाते हैं, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनाते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि ये अभिक्रिया संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सभी तत्वों के परमाणु की जो संख्या है उन्हें हमने सारणी के रूप में दर्शाया है। जैसे कि हम बात करें जिंक की तो अभिकारकों के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, जिंक परमाणु 1 है और जो उत्पाद बना है उसमें भी जिंक का परमाणु कितना है, 1 है। इसी तरह से यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 परमाणु है। इसी प्रकार सल्फर और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर अभिकारक में परमाणु 1 और 4 हैं तो उत्पाद में भी कितने हैं, 1 और 4 हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणु की संख्या जो है वो समान है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी जो समीकरण है वो क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। इसमें क्या है, तीर के निशान के दोनों ओर क्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पर समान है। तो क्या कहेंगे हम कि ये जो समीकरण है ये कैसी है, संतुलित समीकरण है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से हम क्या समझेंगे कि इस समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने समीकरण लिया है, अभिक्रिया क्या हो रही है कि आयरन जो है वो H2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आयरन जो है Fe उसके कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, जबकि उत्पाद के अंदर कितने परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। अब इस असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए हम अलग अलग चरण उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले चरण में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स हम बना लेते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर सूत्र के चारों ओर हमें बॉक्स एक बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो बॉक्स के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि जो भी परिवर्तन हम करेंगे कहाँ करेंगे, इन बॉक्स से बाहर करेंगे। अब दूसरे चरण में क्या करना है हमें कि जो उत्पाद हैं हमारे और जो अभिकारक हैं उनके अंदर जो तत्व हैं उनमें परमाणु की संख्या कितनी है उसे हम इस तरह से सूचीबद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आयरन है उसके अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, जबकि उत्पाद में कितनी है, 3 है। और हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो अभिकारक में भी 2 परमाणु हैं और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 परमाणु है। और ऑक्सीजन तत्व के अभिकारक में 1 परमाणु है और उत्पाद में कितने हैं, 4 परमाणु है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो आयरन है और ऑक्सीजन है ये क्या है, असंतुलित है, यानी कि इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो बच्चों तीसरे चरण में हम क्या करेंगे कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को हम पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हम किसे संतुलित करेंगे, सबसे पहले Fe3O4 को, और उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे कि उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का चयन हम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हमें उसे ही संतुलित करना है। अब किस तरह से संतुलित करेंगे उसको समझते हैं। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर किसका चयन किया है, Fe3O4 का चयन किया है, और इसमें भी सबसे अधिक परमाणु किसमें है, ऑक्सीजन में है। तो हम ऑक्सीजन तत्व का चयन करते हैं। दाईं ओर कितने, उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि जो अभिकारक है उसके अंदर कितने परमाणु हैं, केवल 1 परमाणु है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में अभिकारक के अंदर क्या था, H2O था, जिसके अंदर ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। और जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है Fe3O4 इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 4 परमाणु है। तो अब हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा H2 है उसे हम 4 गुणांक लगाकर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन परमाणु है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों या यौगिकों के सूत्र में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। केवल हम क्या करेंगे कि जब हमें ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करना है तो हम 4 गुणांक लगाकर इसे लिख देंगे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 4H2O लिख सकते हैं। लेकिन हम इसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इसे H2O4 नहीं लिख सकते हैं या फिर H2O होल 4 नहीं लिख सकते हैं। किसी भी तरह से हमें सूत्र में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं करना है। तो जब हमने क्या किया है, जो H2 है उसके आगे हमने 4 गुणांक लगा दिया है, तो हमारा जो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण होगा वो किस तरह का हो जाएगा,
Fe+4H2 और क्या बना रहा है ये Fe3O4+H2। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो दोनों ओर संतुलित हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला तत्व लेंगे। तो अब क्या करना है, हमें हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अब कितने हो गए हैं, यहाँ पर 8 हो गए हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन केवल 2 हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में हम देखें अभिकारक के अंदर कितने परमाणु हो गए हाइड्रोजन के, 8 हो गए, और उत्पाद में केवल 2 हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जो H2 है उसके ऊपर भी किसका प्रयोग करेंगे, गुणांक 4 का प्रयोग यहाँ पर कर देंगे। तो समीकरण किस प्रकार से हो जाएगा, Fe+4H2 मिलकर क्या बनाएंगे, Fe3O4 और क्या लिख देंगे हम 4H2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु इधर भी 8 हैं और इधर भी 8 हैं। तो आगे अब हम क्या करेंगे, अगले तत्व को संतुलित करेंगे। अगला तत्व कौन सा आ रहा है, अब आयरन को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पर हम देखें कि प्रारंभ में आयरन के परमाणु कितने हैं, अभिकारक में 1 हैं और उत्पाद में कितने हैं, 3 हैं। तो अब क्या करेंगे, हम बाईं और हम Fe के 3 परमाणु ले लेंगे, यानी कि Fe के आगे हम क्या लगा देंगे, गुणांक 3 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे आयरन के परमाणु है वो भी संतुलित हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3Fe+4H2 मिलकर क्या बनाएंगे, Fe3O4+4H2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आयरन जो है वो भी संतुलित यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले चरण में हमें क्या करना है, अगला जो हमारा छठा चरण है, तो इसमें हम इस संतुलित समीकरण की जांच करेंगे और हम देखेंगे कि क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर जो तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर हम इसकी जो दोनों ओर के जो परमाणु हैं उनकी संख्या का परिकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयरन के 3 परमाणु इधर हैं और इधर भी कितने हैं, 3 परमाणु हैं। और यदि हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के इधर 8 परमाणु हैं और इधर भी कितने हैं, 8 परमाणु हैं। और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, तो इधर भी 4 परमाणु हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में दोनों ओर के तत्वों में परमाणु की संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या हो गई, अब संतुलित समीकरण हो गई, यानी कि दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या समान होने से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी समीकरण है ये कैसी है, संतुलित समीकरण है। बच्चों, ये जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हमने काम में ली है, इसे कौन सी विधि कहते हैं, इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हम इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। हम छोटे छोटे गुणांकों का उपयोग करते हैं और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को, समीकरण को संतुलित करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे एक और चरण है। इस चरण में क्या करते हैं हम कि कभी कभी हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत को भी समीकरण में लिखते हैं। जब भी हम रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उनकी भौतिक अवस्था, जैसे कि गैस है, लिक्विड है, एक्वस है या फिर सॉलिड है, इसके द्वारा भी हम इन्हें दर्शाते हैं। तो अभिकारक यदि मान लीजिए जल के घोल के रूप में उपस्थित होता है तो हम क्या कहेंगे, इसे एक्वस कहेंगे। यदि हमने क्या किया है, उसे हमने घोल के रूप में जल में घोल कर विलयन के रूप में काम में लिया है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्वस का चिन्ह जो है वो लगाते हैं। और यदि गैसीय अवस्था में है तो हम G लिख देते हैं, लिक्विड है तो L का प्रयोग करते हैं, और यदि सॉलिड है तो S का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो यदि इस अभिक्रिया में हम भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाएं तो समीकरण किस प्रकार का होगा, 3Fe, ये कैसा है, सॉलिड है। उसके बाद में H2 यहाँ पर हमने लिया है गैसीय अवस्था में, क्यों लिया है इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और ये मिलके क्या बना रहे हैं, Fe3O4 का निर्माण कर रहे हैं, जो कैसा है, सॉलिड है। और जो 4H2 हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर हमने जल के आगे, जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, गैसीय अवस्था का प्रयोग किया है। क्यों किया है हमने यहाँ पर, ये दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का प्रयोग जो है वो भाप के रूप में किया गया है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसे गैसीय अवस्था से दर्शाया है। बच्चों, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी हम तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम कैसे दर्शाएंगे, यदि मान लीजिए हम अभिक्रिया यहाँ पर ले रहे हैं कि जो CO है ये गैसीय अवस्था में है और ये हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, और यहाँ पर दाब कितना है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, CH3OH का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया देखें हम कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, क्या होता है उसमें,
6CO2 प्लस 12H2O मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी निर्मुक्त होती है और इसके साथ में जल का निर्माण भी यहाँ पर होता है। तो इन अभिक्रियाओं में हम क्या कर रहे हैं? परिस्थितियों को भी, जैसे कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्या दाब है, ताप है, कितना ताप इस अभिक्रिया में आवश्यक है, इनको भी हम इस समीकरण में दर्शा देते हैं। तो इस तरह से इन परिस्थितियों को भी हम इस रासायनिक समीकरण के अंदर दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब इस भाग से संबंधित हम कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर कर लेते हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? बच्चों, जब हमने क्रियाकलाप किया था तो हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिबन को जो है रेगमाल से रगड़कर अच्छे से साफ कर लिया था। क्यों किया था हमने ऐसा? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? क्रियाशील धातु है और जब हम इसे खुले में रखते हैं तो इसकी बाहरी सतह क्या करती है? वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। तो जब हम इसे जलाएंगे तो क्या होगा? इसका पूरी तरह से दहन नहीं हो पाएगा। तो इस परत को हटाने के लिए हमने क्या कर लिया है? पहले मैग्नीशियम रिबन को हम पहले रेगमाल से रगड़कर अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इसका जो दहन है वो आसानी से हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर पहली रासायनिक अभिक्रिया दी है हमें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम किस प्रकार से लिखेंगे? H2 प्लस Cl2, ये मिलकर क्या बनाएंगे? 2HCl बनाएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये कैसी है? संतुलित है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु है और जो उत्पाद बना है उसके अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु यहाँ पर हैं। दूसरी अभिक्रिया दी है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मिलकर क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जो अभिक्रिया हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस और ये मिलकर क्या बनाएंगे? 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है ये भी कैसी है? संतुलित समीकरण है। आगे है सोडियम प्लस जल, ये मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगा इसका? 2Na प्लस 2H2 और ये मिलकर क्या बनाएंगे? 2NaOH प्लस H2 बना लेंगे। तो इस तरह से इन अभिक्रियाओं को हम समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ अभिक्रिया दी गई है। कौन सी अभिक्रिया है? कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेप बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अभिक्रियाएं लिखनी है उसमें क्या करना है? उनकी अवस्था को भी दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अभिक्रिया BaCl2, ये कैसा है? जलीय विलयन है यहाँ पर और यहाँ हमने लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका भी हमने जलीय विलयन लिया है। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? BaSO4 बेरियम सल्फेट का अवशेप बनाते हैं। तो अवशेप कैसा होगा? सॉलिड अवस्था में होगा और क्या बनेगा इसमें? 2NaCl जलीय विलयन का निर्माण यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और अभिक्रिया हमें दी है। अगली अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। कौन कौन अभिक्रिया कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया है जल में, तो क्या लिखेंगे हम? NaOH एक्वस। दूसरा दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भी किस में दिया है? हमें जल में दिया है, तो हम लिख सकते हैं HCl एक्वस। और ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ये सोडियम क्लोराइड के विलयन का निर्माण करते हैं और इसके साथ में जल भी बनाते हैं। तो हम अभिक्रिया लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl प्लस H2O बना रहे हैं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम यहाँ पर सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।